हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर गति पढ़ाने वाला हूं। गति को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं गति के बारे में। गति क्या होती है बेटा? आप लोगों ने गति के बारे में अपने दैनिक जीवन में भी पढ़ा होगा, देखा होगा। हम लोग विद्यालय जाते हैं, घर से कॉलेज जाते हैं या कॉलेज से घर आते हैं या और कहीं जाते हैं तो हम लोग कैसे जाते हैं? गति करके जाते हैं। ठीक, अगर पैदल जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? गति करते हैं, तो तभी घर से विद्यालय पहुंचते हैं। अगर बाइक के द्वारा जाते हैं या साइकिल के द्वारा जाते हैं तो हम लोग साइकिल चला के जाते हैं। तो जो हमारी साइकिल होती है वो क्या कर रही होती है? गति कर रही होती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने विरामावस्था में देखी होगी, जैसे हमारे आसपास के पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, और जो हमारे मकान वगैरह होते हैं ये सब कैसे होते हैं? विरामावस्था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गति और विरामावस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग गति। गति क्या होती है? गति को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन। ठीक है, चलिए देखते हैं गति, समझते हैं आराम से। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर कोई एक पेड़ है, यहाँ पर एक कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई एक पेड़ है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ए पॉइंट पे एक अंकल जी खड़े हैं। ठीक है, तब किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा कि टाइम जो था वो कितना बजा हुआ था? 8 बजा हुआ था। जब अंकल जी ए पॉइंट पे थे तो उतनी समय जो हमारा टाइम था, टाइम कितना हुआ था? 8 बजा हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद देखा गया जो अंकल जी हैं, अंकल जी की स्थिति कहाँ पहुँच गई? बी पॉइंट पे। मतलब अंकल जी ए स्थान से कहाँ आ गए? बी स्थान पर आ गए। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि अब टाइम कितना हुआ, तो टाइम देखा गया कितना? 8:30 हो गया। देखो क्या बदल रहा? अंकल जी की स्थिति बदल रही है। क्या बदल रहा है भाई? अंकल जी की स्थिति बदल रही है। और एक चीज़ पे और गौर करो, टाइम क्या है? 8 बजा हुआ था। उसके बाद जब अंकल जी बी पॉइंट पे पहुंच गए तो टाइम कितना हो गया? 8:30। मतलब समय भी बदल रहा है। तो मतलब जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होती रहती है तो हम लोग बोलेंगे वह वस्तु क्या है? गति कर रही है। अब गति कर रही तो किसके हिसाब से गति कर रही? इस पेड़ के सापेक्ष। भाई पेड़ जो हमारा वो स्थिर है ना, तो हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर गति की अगर परिभाषा को डिफाइन करें तो कैसे बताएंगे? पेड़ के सापेक्ष। पेड़ के सापेक्ष जो अंकल थे इनकी स्थिति समय के साथ क्या हो रही है? बदल रही है। तो इसका मतलब अंकल जी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? देखो, जब किसी वस्तु की स्थिति या किसी व्यक्ति की स्थिति अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो कैसी है? गति की अवस्था में है या गति कर रही है। कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग गति की परिभाषा की, तो गति की परिभाषा हम लोग ये लिखेंगे, किसी बिंदु के सापेक्ष अन्य किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ लगातार परिवर्तन होता रहता है तो हम लोग उसे गति कहते हैं। हो गया। अब हम लोग देखते हैं विराम। क्या देखेंगे? विराम क्या होता है? विराम को भी इसी से हम लोग समझेंगे। विराम को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है रेस्ट। भाई देखो, यहाँ पर हम लोगों ने गति में क्या पढ़ा है? किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी वस्तु के सापेक्ष अन्य वस्तु की स्थिति और समय के साथ क्या होती है? बदलती रहती, तो उसको बोलते हैं गति। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? समय तो क्या रहेगा? बदलेगा। ठीक है, समय तो बदलेगा लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदलेगी। तो हम लोग बोलेंगे वस्तु कैसी है? विराम की अवस्था में है। नहीं समझ पा रहे हो? देखो कैसे, एकदम सिंपल है भाई। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना परिवर्तित हो तो हम लोग बोलेंगे कि वह वस्तु का है, किसमें है? विराम में है। दोनों चीजें, गति और विराम, दोनों को एक ही चीज में समझ पा रहे हैं? देखो समझते हैं कैसे भाई। जब किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो हम लोग बोलेंगे वह वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। अगर किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन टाइम बदलेगा, टाइम परिवर्तित होता रहेगा तो हम लोग बोलेंगे वह वस्तु विराम की अवस्था में। मिटा दिया जाए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना।
बच्चों अब हम लोग बात करेंगे गति के प्रकार की। हेडिंग डालेंगे गति के प्रकार। चलिए हम लोग देखते हैं गति जो हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो चलो, पहले नंबर जो होती है वो हमारी होती है रैखिक गति या रेखीय गति। समझ पा रहे हो? पहली जो हमारी गति है वो क्या है, रैखिक गति या रेखीय गति। दूसरी जो है हमारी वो एक समानुपाती गति, और जो तीसरी गति है वो अनियमित गति। चौथी है दोलनीय गति, और जो लास्ट वाली 5वें नंबर की गति है हमारी वो है घूर्णन गति। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक कर सबको समझते हैं। पहले देखते हैं हम लोग रैखिक गति की। देखो जैसे मान लिया कोई एक ये अंकल जी हैं, ठीक है, ये अंकल जी हैं और एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। कैसे गति कर रहे हैं? सीधी रेखा में, ठीक है। अगर कोई अंकल जी या कोई वाहन या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में गति करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है? रैखिक गति। कैसी गति हो रही है? रैखिक गति। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए रैखिक गति क्या है, तो हम लोग बताएंगे यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे या सीधे पथ पर या सीधी सड़क पर गति करती है तो वह वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही होती है। आप लोगों ने सड़क पे चलते हुए वाहनों को देखा होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक समान वृत्तीय गति। यहाँ देखो वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब है अगर कोई वस्तु या व्यक्ति एक वृत्त, वृत्तीय का मतलब किससे है? वृत्त से है। तो अगर वृत्त कैसे बनता है? ऐसे गोल गोल, ठीक है। कोई एक क्या है? वृत्त है, और अंकल जी जो सीधा चल रहे थे ये सीधा ना चल के कहाँ पे चले? इस वृत्ताकार पथ पे चले, ऐसे घूमते हुए। तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना क्या? एक समान वृत्तीय गति। मतलब क्या होगा? चाल जो इनकी रहेगी वो परिवर्तित नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है हमारा ए और यहाँ पर पॉइंट है हमारा बी। जब अंकल जी पॉइंट ए से बी तक गए तो यहाँ पर इनकी चाल कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। अगर ये अंकल जी बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गए तो यहाँ पर भी इनकी चाल कैसी होगी? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। अगर सी पॉइंट से कहाँ पे आए? डी पॉइंट पे आए तो यहाँ पर भी इनकी चाल कितनी रहे? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। और जब डी से ए पे आएंगे तो यहाँ पर भी इनकी चाल क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो हम लोग कह सकते हैं जो अंकल जी हैं वो कैसे गति कर रहे हैं? एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो एक समान वृत्तीय गति समझ आया? अगर कोई वस्तु या व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे एक समान चाल से गति करता है तो वह एक समान वृत्तीय गति होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर की गति, अनियमित गति। लेकिन इसके पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। देखा क्या मतलब होगा? बुकों में पढ़ा होगा। जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगाती? वृत्तीय पथ पर गति लगाती, ठीक है। चलिए देखते हैं अनियमित गति। अनियमित गति है, इसे मान लीजिए ये अंकल जी है ना, पहले कैसे गति कर रहे थे? सीधी रेखा पे, फिर वृत्तीय गति पे। अब हम लोग देखते हैं अंकल जी कैसे गति करेंगे? अनियमित गति कैसे करेंगे? देखो इसे मान लिया अंकल जी कहाँ हैं? पॉइंट नंबर ए पे हैं, ठीक है। अब पहुँच गए पॉइंट नंबर बी पे, फिर कहाँ पहुँच गए? पॉइंट नंबर सी पे, फिर पहुँच गए पॉइंट नंबर डी में। कहाँ पे पहुँच गए? डी नंबर पे। अनियमित मतलब कोई नियम नहीं। अनियमित, अनियमित से पता चल रहा है ना कि कोई नियम जिधर जाए उधर जाओ। तो यहाँ पर देखो अंकल जी कैसे जा रहे हैं? पहले ए पे थे, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए। तो इसका मतलब जो यहाँ पर अंकल जी गति कर रहे हैं वो कैसी गति कर रहे हैं? अनियमित गति। कैसी गति कर रहे हैं? अनियमित गति, ठीक है। अनियमित गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु या व्यक्ति अनियमित गति करे, मतलब इधर जाए उधर जाए किधर भी जाए, तो वो कैसी गति हो जाती है? अनियमित गति। आप लोगों ने तितलियों को उड़ते हुए देखा होगा, बहुत सारे पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा। ये सब किसके उदाहरण हैं? अनियमित गति के। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोलनीय गति क्या होती है। किसकी बात करते हैं? दोलनीय गति की। तो जैसे मान लिया देखो यहाँ पर क्या है? एक मान लिया कोई मान लिया वस्तु है, जैसे मान लिया पिंड है। ये कोई मतलब यहाँ पर एक कीली लगी हुई है और यहाँ पर एक पिंड लटका हुआ है, ठीक है। अगर ये पिंड गति कर रहा है तो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है। मतलब यहाँ से
ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे घूमता रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोलनीय गति। दोलनीय गति समझ पा रहे हो ना, जब कोई पिंड या वस्तु किसी निश्चित एरिया में बार बार गति करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोलनीय गति। आप लोगों ने घड़ी का जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम देखा होगा, ऐसे तो लगा रहता है ना, उसकी गति क्या होती है, ऐसे तो घूमता है, ऐसे ऐसे, हाँ, तो ये कैसी गति हो गई, दोलनीय गति। अब बात आती है घूर्णन गति क्या होती है। बच्चों अब हम लोग देखेंगे घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति देखो कैसे, मान ले कोई वस्तु है वो कैसे करे, एक वक्र पर गति करे ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा लट्टू होता है, लट्टू तो कैसे गति करता है, एक ऐसे तो घूमता है, ऐसे ऐसे घूमा करता है ना ऐसे, तो ये कैसी गति हो जाएगी, घूर्णन गति। अगर बात करें डिफिनीशन की, लिखेंगे यदि कोई वस्तु या व्यक्ति वक्र पर गति करता है तो उसकी गति जो होती है वो कैसी होती है, घूर्णन गति होती है। इतना आप लोगों को समझ में आया, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राशियों के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं राशियों के बारे में। तो राशियां देखो बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी सदिश राशि। कैसी राशि, सदिश राशि, ठीक, एक होती है हमारी सदिश राशि, दूसरी होती है हमारी अदिश राशि। चलिए इन दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखो क्या लिखा है बेटा, पहले देखते हैं सदिश। अगर सदिश का संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, सा प्लस दिश। सा का मतलब होता हो जाएगा यहाँ पे साथ, दिश का मतलब दिशा। मतलब क्या हो, ऐसी राशियां जिसमें क्या हो, परिणाम तो हो लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, उन राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। अगर हमसे कोई पूछता है कि सदिश राशियां क्या होती, तो हम लोग बताएंगे ऐसी राशियां जिनमें क्या हो, परिणाम तो हो, क्या हो, ऐसी राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती, दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां। है ना एकदम सरल भाई। सदिश, सदिश का मतलब होता है सा प्लस दिश, सा का मतलब होता है साथ, दिश का मतलब दिशा। मतलब ऐसी राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में देखो जैसे मान लिया बल, क्या बल, आप लोगों ने देखा होगा बल, बल जो है वो हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे मान लिया कोई है कमरे में आप बैठे हो और मैं भी बैठा हूँ, तो मैंने आपसे कहा है कि जाइए आप दरवाज़ा खोलिए, ठीक, तो आप गए, 10 न्यूटन 15 न्यूटन 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा, तो आप प्रॉब्लम में आ गए ना। तो फिर आप मेरे पास फिर आए तो हमसे पूछे कि सर ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो मैंने फिर से कहा बेटा आप 5 न्यूटन का बल लगाइए, लेकिन उसके साथ साथ जो बल लगाइए वो अंदर की ओर लगाइए, तभी तो दरवाज़ा आपका खुलेगा। में परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो जो बल है वो हमारी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और भी बहुत कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे बात करें विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। हमारी सदिश राशियां होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए जो हमारा इनको रिप्रेजेंट जिससे करते हैं उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। जैसे बल है, बल को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स, फोर्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। इसका मतलब पता चल जाएगा ये राशि कैसी है, सदिश राशि, ठीक है। अगर बात करें विस्थापन की, विस्थापन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। तो एरो ये बताता है कि यह राशि कैसी है, सदिश राशि। तो चलिए फिर से देखते हैं सदिश राशि के बारे में। देखो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिणाम होता है लेकिन साथ साथ दिशा भी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। एग्जाम्पल की बात करें तो बल है, विस्थापन है कि, तो जो हमारा जैसे बल है, बल को फोर्स बोलते हैं, फोर्स का एफ लिया जाता है, तो एफ के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। एरो ये बताएगा कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि। चलिए देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि के बारे में देखो, आ से हो जाएगा, आ मतलब नहीं, आ से क्या हो जाएगा, नहीं। दिश मतलब पढ़े हैं क्या, दिशा मतलब क्या नहीं, दिशा नहीं, मतलब परिणाम तो होगा, परिणाम तो
होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना आप लोग, मतलब परिणाम तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि। अगर हमसे कोई पूछता है कि अदिश राशियाँ क्या होती तो हम लोग बताएंगे ऐसी राशियाँ जिनमें क्या हो, परिणाम तो हो, परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, ये दाब और ऊर्जा किसके एग्जाम्पल हैं, अदिश राशि के। यहाँ पर हम लोग बल मान लेते हैं, विस्थापन, त्वरण कर लेते हैं, त्वरण और वेग। ठीक, ये है सदिश राशि। अदिश राशियों में क्या आ जाएगा, दाब आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा और क्या आ जाएगी, दूरी। ये सब कैसे हैं, अदिश राशियाँ। वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। सदिश राशियाँ क्या होती, जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ होती हैं। इनको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो लगाते हैं। ठीक है, बात आई अदिश राशियाँ की, तो वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। एग्जाम्पल की बात करें तो दाब, ऊर्जा और दूरी, ये सब। ठीक है, चलिए एक राशि और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदिश राशि। क्या बोलते हैं, प्रदिश राशि। ऐसी राशि, चलिए हम लोग देखते हैं प्रदिश राशि के बारे में। देखो प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं, इसमें दिशा तो होती है, दिशा की आवश्यकता होती है और परिणाम, दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है। जो प्रदिश राशियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, दिशा होती है और क्या होता है, परिणाम होता है। लेकिन ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। समझ पा रहे हो, मतलब जो प्रदिश राशियां हैं ये वास्तव में क्या हैं, सदिश राशियां। भाई देखो सदिश राशियों में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। तो प्रदिश राशियों में भी तो सेम कंडीशन है, दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो सदिश राशियां हैं इनका जोड़ घटाने का कुछ अलग नियम होता है। तो जो प्रदिश राशियां, सेम सिचुएशन इन दोनों की सेम, लेकिन कारण क्या है, ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। मतलब जो जोड़ घटाने समय नियम लगते हैं उन नियमों का ये पालन नहीं करती। अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रदिश राशियाँ क्या हैं तो हम लोग बताएंगे प्रदिश राशियाँ तो वास्तव में सदिश राशियाँ हैं, लेकिन ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्रदिश राशियाँ। बात करें उदाहरण की, बात करें उदाहरण की, बात करें धारा की और जड़त्व, जड़त्व, आघूर्ण, प्रतिबल और विकृति। ये कैसी राशियां हैं, प्रदिश राशियां। मतलब इसमें परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करते। ठीक है, बिठा दे इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अदिश तथा सदिश, सदिश गलत लिख गया है, सदिश, अदिश तथा सदिश राशियों में अंतर। पेपर में पूछा जाता है कभी कभार, चलिए इसको जान लेते हैं। देखो अंतर लिखने का तरीका होता है, एक तरफ लिखोगे अदिश और बीच में एक लाइन खींचोगे, दूसरी तरफ लिखोगे सदिश। एक तरफ डालोगे अदिश, दूसरी तरफ लिखोगे सदिश। चलिए देखते हैं, 2-3 पॉइंट लिख दो बस हो गया। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखो जो अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियों में क्या होता है, परिणाम तो होता है, परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ये पहला अंतर हो गया। देखो अदिश राशियों में परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। और इसकी तरफ क्या लिखेंगे, परिणाम, परिणाम होता है और साथ में दिशा भी होती है। ठीक है, अब बात करें दूसरे नंबर की। देखो इनको हम लोग संख्यात्मक मान,
संख्यात्मक मान या राशियों के प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे टाइम है, टाइम मतलब समय, समय को कहाँ से प्रदर्शित करते हो? तो टी, यहाँ पर कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अदिश राशियों में क्या होगा, तो इनको संख्यात्मक मान या उनके प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, एरो लगाना पड़ता है। राशियों के ऊपर क्या लगाना पड़ता है, एरो लगाना पड़ता है, तीर लगाना पड़ता है, ठीक है। अब बात करें तीसरे नंबर की, इधर भी तीसरा नंबर ध्यान देंगे। हाँ, जो अदिश राशियाँ होती हैं, इनको गणित के नियमों के आधार पर, गणित के नियमों के आधार पर जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और भाग किया जा सकता है, ठीक। अदिश राशियों को गणित के जो जोड़ने के नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको जोड़ा जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जाता है, ठीक। लेकिन जो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं, इनको ऐसा नहीं किया जा सकता। इनके लिए वेक्टर के कुछ अलग नियम होते हैं, ठीक। उनके अकॉर्डिंग इनको जोड़ते हैं और घटाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, दूरी और विस्थापन। चलिए पढ़ते हैं दूरी, फिर बात करते हैं अंकल जी की, ठीक है। ये अंकल जी हैं। अंकल जी कहाँ से चलना चालू करते हैं, ए, पॉइंट ए नंबर से चलना चालू करते हैं। ए से पहुँच गए बी, और कितनी दूरी चल के गए, 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर अंकल जी बी से गए पॉइंट नंबर सी पे, तो अब कितनी दूरी चल के गए, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर बात की जाए दूरी की, तो जो अंकल जी हैं, अंकल जी कहाँ गए, ए से बी पे गए, बी से कहाँ गए, सी पे गए। तो जो अंकल जी ये रास्ता पूरा चल रहे हैं ना, जितने किलोमीटर, यही क्या हो जाएगी भाई, 4 3 7, कितने किलोमीटर अंकल जी चले हैं, 7 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगी, दूरी। समझ पा रहे हो? अगर हमसे कोई पूछता है कि दूरी क्या है, तो हम लोग बताएं किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। देखो भाई, अंकल जी ए पॉइंट से बी पर गए तो कितने किलोमीटर चले थे, 4 किलोमीटर। जब बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गए तो कितने किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर। बात करते हैं दूरी की, 4 ये पहले चले थे, 3 बाद में चले, 4 3 7, तो यही क्या हो जाएगी, दूरी की, ठीक है। अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन मतलब क्या होता है, एकदम विस्थापन मतलब होता है जो प्रारंभिक दूरी हो। कैसी, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और जो हमारा अंतिम बिंदु हो, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, कैसी, न्यूनतम दूरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। मतलब प्रारंभिक बिंदु मतलब शुरुआत वाला पॉइंट, शुरुआत वाला पॉइंट क्या है, ए, और अंतिम बिंदु कौन सा है, सी है। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम मतलब सीधा ही, यही क्या हो जाएगा, विस्थापन। अगर हमसे कोई पूछता है कि विस्थापन क्या है, तो हम लोग बताएंगे किसी वस्तु द्वारा चले गए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को बोलते हैं विस्थापन, उसी को बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। ऐसे होता है। अगर बात करें विस्थापन की, देखो यहाँ पर कैसे बन रहा है, संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये लंब, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान कितना आएगा, 5, मतलब विस्थापन कितना आया, 5। दूरी कितनी हो यहाँ पर है, 7, विस्थापन कितना आया है, 5। ये होता है दूरी। क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी होती है, उसी न्यूनतम दूरी, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। देखो एक चीज़ और जान लो, जो हमारी दूरी है वो माइनस में कभी नहीं होगी, ठीक है। दूरी हमारी माइनस में कभी नहीं होगी, लेकिन जो हमारा विस्थापन है ये प्लस में भी हो सकता है
और माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, मतलब शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमारी माइनस में कभी नहीं आएगी। अगर बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है? दो मात्रक होते हैं, एक होता है मीटर, दूसरा क्या होता है? सेंटीमीटर, दोनों के। अगर बात करें दूरी का मात्रक, मीटर बोलो या सेंटीमीटर बोलो। अगर विस्थापन की बात करें तो इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर और सेंटीमीटर, दोनों का मात्रक क्या होता है? हमारा सेम होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया कोई एक छोटा सा बच्चा है ये, ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए से चल के जाता है कहाँ तक? पॉइंट नंबर बी पे। तो चला 2 किलोमीटर की दूरी चला, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो हम लोग बताएंगे 2 किलोमीटर। बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन भी कितना होगा? 2 किलोमीटर। मतलब बात ये निकल के आई है कि जो विस्थापन है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी से ज़्यादा भी हो सकता है, दूरी से कम भी हो सकता है। मान लिया लड़का पॉइंट नंबर ए से गया बी पे, कितने? 4 किलोमीटर, ठीक है, और बी से फिर वापस आ गया ए पॉइंट पे। तो बताओ दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 4 + 4, भाई 4 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नहीं दिख रहा? आ गया, ऊपर कर दें, ठीक है ना। अगर बात करें विस्थापन की, तो देखो प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ए थी, तो यहाँ से गया 4 किलोमीटर, वापस फिर इसी स्थान पे आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर हो जाएगा ना। विस्थापन क्या आएगा? 0 किलोमीटर। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।